ध्यान दो सर, गवर्नमेंट बजट बहुत सिंपल इजी सा चैप्टर है सर। सर बजट में हम कितने साल की बातें करते हैं? बातें 2 साल की होती है, बजट होता है 1 ही साल का है सर। बजट होता है 1 साल का है, बातें 2 साल की होती है। पिछले 1 साल में हमने क्या उखाड़ा, अगले 1 साल में हम क्या उखाड़ने वाले हैं। बट सर होता तो बजट 1 ही साल का है सर, ठीक है? सर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या है बजट के? बहुत सिंपल, सबसे पहला क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ, ये तो प्राइम फोकस है सर। हमेशा से हम यही चाहते हैं कि सर हमारी जीडीपी बढ़े। दूसरा क्या है सर? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर हम कौन से सेक्टर में कहां पर रिसोर्सेज एलोकेट करना चाहते हैं। तीसरा क्या है सर? प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स मतलब बेसिक नेसेसिटी के गुड्स। गवर्नमेंट चाहती है कि सर रोटी, कपड़ा, मकान लोगों को सबसे पहले मिले सर। अगला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सर यहाँ पर अमीरों को लूटना और गरीबों में पैसे बांटना, अमीरों से टैक्सेस के फॉर्म में पैसा लेना और गरीबों को सब्सिडी के फॉर्म में पैसे बांटना सर। अगला है सर बैलेंस रीजनल ग्रोथ। गवर्नमेंट ये चाहती है सर कंट्री में हर एक एरिया का प्रॉपर ग्रोथ हो सर। अगला क्या है सर? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट सर कई सारी स्कीम्स निकालती है, जैसे कि अभी मनरेगा चल रहा है सर, जिसके अंदर गवर्नमेंट लोगों को क्या प्रोवाइड करती है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अगला क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सर गवर्नमेंट ये चाहती है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ना रहे इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे सर, ठीक है? ये सब ऑब्जेक्टिव है। अब होता ही है सर इसमें ना एग्जाम में, सर पहले ये पूरा लिखने को आता था, आजकल ये पूरा लिखने को नहीं आता सर। आपको एग्जाम में ये आ जाता है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। एक एलोकेशन कभी से पूछ लेता है, एलोकेशन कम ही पूछता है, बट सबसे ज्यादा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ पूछता है, सबसे ज्यादा 3 मार्क्स का लिखने को आता है सर, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। सर इधर ध्यान दो, हमने बोला सर गवर्नमेंट, अरे यार ये क्या हो गया? सर हमने गवर्नमेंट बजट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है सर बजट रिसिप्ट और एक होता है बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है? रिसिप्ट मतलब पैसा आना, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जाना। सर बजट रिसिप्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। सर इसको पढ़ने का बहुत प्यारा सा तरीका बताया था सर मैंने। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड। सर पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड मतलब इनकम आना। सर अगर इनकम आ रही है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिया था, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपने कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किया और डिविडेंड की इनकम हुई, तो सर अगर आपकी डिविडेंड की इनकम होती है तो इससे ना कोई आपकी एसेट कम होगी ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी सर, क्योंकि डिविडेंड से जो पैसा आया ना आपको किसी को देना है, ना इससे आपका शेयर जितने का था उससे कम होना है। ये तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो आपको मिलता है सर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट सर ना इससे हमारी कोई एसेट कम होती है ना इससे हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ती है। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट मतलब बैलेंस शीट वाली बात है, पैसा आ रहा है तो बैलेंस शीट में से चीजों से पैसा कब आएगा? जब हम एसेट बेच देंगे, एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, लायबिलिटी लेके आएंगे सर, कहीं से लोन लेंगे तो भी पैसा आएगा। तो सर कैपिटल रिसिप्ट से हमारी एसेट्स कम होती है और लायबिलिटी बढ़ती है। इसके बाद हमने सर बोला था बजट एक्सपेंडिचर, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? सर पीएल अकाउंट का डेबिट साइड। सर अगर मैं किसी को सैलरी पे करता हूं तो इससे मेरी कोई एसेट भी नहीं बढ़ती ना लायबिलिटी कम होती है सर, कुछ नहीं होता है, मैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की बात कर रहा हूं, ठीक है? ना मेरी एसेट्स कम होती है ना मेरी एसेट्स बढ़ती है ना मेरी लायबिलिटी कम होती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सर बैलेंस शीट से रिलेटेड बातें। तो अगर बैलेंस शीट से रिलेटेड बातें, कैपिटल नेचर का खर्चा कर रहे हो मतलब पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा, एसेट आएगी, हम लोन को रीपे कर देंगे। समझ आया? क्लियर हुआ ये सबको? इसको ये याद रखने का अच्छा तरीका है, बाकी आपके पास कोई और भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये याद रखने का तरीका बड़ा जबरदस्त है। बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट से बहुत अच्छे से याद हो जाएगा सर ये, ठीक है? उसके बाद हमने बोला था सर जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो टैक्स रिसिप्ट होती है और नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है। टैक्स तो वो है सर जो कंपलसरी आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, सरकार ऑप्शन नहीं देती सर। पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव क्या होता है सर? जो मेरी इनकम के साथ बढ़ता है सर, इसका बेस्ट एग्जांपल आप इनकम टैक्स ले सकते हो सर। रिग्रेसिव टैक्स वो है सर जो आपकी इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, इसका बेस्ट एग्जांपल जीएसटी कस्टम, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कोई भी इनकम हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला है वैल्यू एडिड टैक्स। सर जितना वैल्यू एडिशन होता है उतनी वैल्यू पे जो टैक्स लगता है दैट इज नोन एज वैल्यू एडिशन।
आप वैल्यूएशन करोगे, कुछ वैल्यू चेंज करोगे, ऐड करोगे तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अगला दिया हुआ स्पेसिफिक टैक्स, ये पर्टिकुलर कमोडिटी साइज, वेट, उसकी क्वांटिटी, उसके ऊपर टैक्स लगता है, ये सिगरेट पे लगता है सर। अगला दिया हुआ है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है सर, ठीक है, यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं होती है। इनडायरेक्ट टैक्स बेस्ट एग्जांपल है सर जीएसटी। सर जीएसटी हमेशा गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, आई बात समझ। नॉन टैक्स रिसिप्ट पे सबसे पहला क्या दिया हुआ है? फीस। सर फीस वगैरह आप सुनो ना, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब फीस वगैरह देते हैं अपन, ठीक। अगला है फाइन, गाड़ी पकड़ाती है, फाइन वगैरह देते हैं। एस्टेट क्या होता है? ऐसा कोई आदमी जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं है सर, और अगर वो मर जाए तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी हो किसके पास चल जाती है? गवर्नमेंट के पास। एस्टेट। स्पेशल असेसमेंट, सर आपकी प्रॉपर्टी अगर कोई क्रीम लोकेशन में, प्राइम लोकेशन में, जिसके कारण आपको एक्स्ट्रा चार्जेस और एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ते हैं, स्पेशल असेसमेंट। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, सर ये बीएसएनएल, भिलाई स्टील प्लांट, ये सबसे जो गवर्नमेंट को इनकम होती है सर। अगला इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G 3G 4G 5G, ठीक है। अगला है ग्रांट और डोनेशन, सर कोई गवर्नमेंट को भीख दे रहा है, ग्रांट और डोनेशन सर, उससे भी गवर्नमेंट को इनकम मिलती है सर। अगला है सर कैपिटल रिसिप्ट, जैसे ग्रांट और डोनेशंस का आप एग्जांपल लिख के आ सकते हो सर, पीएम केयर फंड, लेटेस्ट है, लाइव है, कोविड के टाइम से चला आ रहा है, बहुत फेमस है सर पीएम केयर फंड। आप जाके ये पेटीएम में भी चेक कर सकते हो, पेटीएम में भी आपको पीएम केयर फंड का एक अलग ही मिल जाएगा सर, जहां पर आप पैसे डोनेट कर सकते हो, अभी नहीं चेक करना है, ठीक है। अगला देखो सर, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? जहां पर गवर्नमेंट कोई प्रॉपर प्लान्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, योजनाएं बनाती है और खर्चा करती है, दैट इज नोन एज प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? ये वो होते हैं सर, ऑल ऑफ द सडन होते हैं। अभी जैसे सिक्किम में बाढ़ आई है, तो सर उसके लिए जो फंड यूज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। समझ आया? अगला देखो सर, डेफिशिट, बजट डेफिशिट। डेफिशिट वर्ड का मतलब कमी। सर बजट डेफिशिट वर्ड का मतलब सर जहां पर गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, दैट इज कॉल्ड बजट डेफिशिट। बजट डेफिशिट को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। बजट डेफिशिट को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिशिट। रेवेन्यू डेफिशिट मतलब सर जहां पर गवर्नमेंट का रेवेन्यू नेचर का खर्चा कम, सॉरी ज्यादा है, और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? कम है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिशिट, ठीक है। सर इसके इंप्लीकेशन क्या होंगे? सिंपल सी बात है सर, अगर आपके डे टू डे के खर्चे ज्यादा हो गए, एक काम करो, आप खर्चा कम कर लो, दूसरा लोन ले लो सर, और तीसरा अपनी एसेट्स बेच दो सर। गवर्नमेंट के साथ भी यही बातें होती है सर, या तो डिसइन्वेस्टमेंट कर ले, बोरोइंग कर ले, या तो अपने खर्चे कम कर ले सर। 3 बातें इंप्लीकेशंस। फिस्कल डेफिशिट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो घोट के पी जाना, इसको एग्जाम में बिल्कुल नहीं छोड़ना सर। फिस्कल डेफिशिट कोई हाल में इस चैप्टर में नहीं छोड़ के जाना सर। फिस्कल डेफिशिट अति में इंपॉर्टेंट। फिस्कल डेफिशिट, इसी को सर बोरोइंग भी बोला जाता है, इसी को बोरोइंग भी बोला जाता है, कर्जा। फिस्कल डेफिशिट, बोरोइंग, कर्जा सर, ठीक है। तो सर फिस्कल डेफिशिट क्या होता है सर? जहां पर गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है सर उसके टोटल रिसिप्ट से, बट टोटल रिसिप्ट में हम क्या नहीं लेते हैं? बोरोइंग। सर बोरोइंग क्यों नहीं लेते? अरे बोरोइंग ही तो निकालना है, बोरोइंग ले लोगे तो जीरो नहीं आ जाएगा आंसर, तो सर इसीलिए बोरोइंग नहीं लेते हैं सर। इसके भी कुछ इंप्लीकेशन है सर। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। आप जितना आरबीआई से पैसा बोरो करोगे, मार्केट में सप्लाई करोगे, उतना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा सर, उतना हमारी इकोनॉमी को इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा है नेशनल डेट। सर इंडिया का डेट, जो पूरे नेशन का डेट होता है उसको नेशनल डेट बोलते हैं, जो इंडिया के ऊपर कर्जा है सर। अगला है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिशिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। सर कर्जा ज्यादा है इसीलिए जीडीपी कम है, जीडीपी कम है इसीलिए कर्जा ज्यादा है। समझो कैसे? सर कर्जा ज्यादा है मतलब हमें सर इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है तो सर हमारे पास पैसे कम हो जाते हैं, पैसे कम हो जाते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं तो आउटपुट कम, जीडीपी कम, जीडीपी कम होती है सर हमारी इनकम कम होती है, इनकम कम होती है हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं, खर्चे ज्यादा होते हैं हमें फिर लोन लेना पड़ता है, फिर लोन लेना पड़ता है, फिर हमारा सर जीडीपी कम हो जाती है क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। विशियस सर्कल, विशियस सर्कल, कंटिन्यूअस सर्कल चलता है सर। हाई फिस्कल डेफिशिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। समझ आया? अगला दिया हुआ है क्राउडिंग आउट। सर अगर मार्केट में 100 रुपए है, उस 100 रुपए में से अगर गवर्नमेंट 80 रुपए खुद मार्केट से ले लेगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए 20 रुपए बचेगा। अब प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे हैं सर, अब अगर ये प्राइवेट सेक्टर उस 20 रुपए को लेने जाएंगे तो इतने सारे लोग मिलकर अगर वो 20 रुपए लेंगे तो होगा ये कि सर प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसे कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक सर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा क्योंकि सप्लाई कम है
डिमांड ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर उस 20 रुपए को ले नहीं पाएंगे, तो वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। क्या बोला, समझ आया? अगला देखो सर, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट की इज्जत खत्म होगी सर। जितना ज्यादा लोन उतनी कम इज्जत, जितना कम लोन उतनी ज्यादा इज्जत। अगला दिया हुआ सर प्राइमरी डेफिशिट। प्राइमरी डेफिशिट क्या होता है सर? सिंपल सी बात है, करंट ईयर में, करंट ईयर का जो सर डेफिशिट होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिशिट। करंट ईयर में आप जितना इंटरेस्ट पेमेंट करते हो दैट इज नोन एज प्राइमरी डेफिशिट। ठीक, इसके बाद बात आती है सर बैलेंस और अनबैलेंस बजट की। बैलेंस बजट वो होता है सर जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है सर, और हर सिक्के के दो पहलू है सर। अगर आप खर्चा और इनकम बराबर रखोगे तो इसका फायदा भी है सर कि आप अननेसेसरी वेस्टफुल खर्चे नहीं कर रहे हो, बजट बैलेंस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। पर दिक्कत ये है ना सर, अचानक से कभी पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपकी बैंड बच जाएगी। आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर पाओगे क्योंकि जितना खर्चा है उतनी ही इनकम है, तो इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी। और सर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए, पैसे है ही नहीं एक्स्ट्रा, क्योंकि आप तो बैलेंस बजट बना रहे हो। समझ आई बात? अनबैलेंस बजट क्या होता है सर? जहां पर सर या तो सरप्लस होगा या तो डेफिशिट होगा। सरप्लस मतलब जहां गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, खर्चा कम हो रहा है। डेफिशिट मतलब जहां पर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है, पैसे कम आ रहे हैं। सर अगर सरप्लस है, अगर सरप्लस है तो सर सरप्लस बजट के भी फायदे और घाटे हैं सर। सरप्लस मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा आ रहा है। ये वाला बजट तब काम आता है सर जब लोग इन्फ्लेशन में जी रहे हो, ताकि गवर्नमेंट लोगों को लूट लूट के ज्यादा पैसा रख ले, तो सर होगा ये कि मार्केट से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। पर सर इसका फायदा है ना, अगर पहले ही इकोनॉमी डिप्लेशन में चल रही है, गवर्नमेंट और पैसा ले जाएगी लोगों से, तो लोगों के पास पैसे ही नहीं बचेंगे, लोग गरीब हो जाएंगे, डिमांड भी नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमी डूब जाएगी सर। अगला है सर डेफिशिट बजट। डेफिशिट मतलब सर जहां पर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है, इनकम कम है। ये फायदे वाली चीज है सर, ये वहां पर काम आता है जहां पर हमारी इकोनॉमी पहले ही डिप्लेशन में है, तो गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना चाहिए। गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी तो लोगों के पास पैसे पहुंचेंगे, हमारी डिमांड, हमारी इकोनॉमी डिप्लेशन से बाहर निकलेगी। सर इसका भी घाटा है सर, अगर ये आप इन्फ्लेशन के टाइम ट्राई करोगे तो होगा ये कि सर और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी, मार्केट में और पैसे जाएंगे, लोग और डिमांड करेंगे, हम और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। समझ आया? बैठा दिमाग में? ठीक।